हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है चंद्रलेखा एंड जी जयराज वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। अब यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई है सेक्शन 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कि एक सेशंस जज के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाए जिसमें उस जज ने उनके अगेंस्ट एनबीडब्ल्यूज इशू कर दिए थे, मतलब नॉन बेलेबल वारंट्स। अब इन अक्यूज्ड के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई इन सेक्शंस में। एफआईआर के बाद चार्जशीट फाइल होती है और चार्जशीट फाइल होने के बाद प्रोसिक्यूशन कोर्ट से डिमांड करता है कि इन अक्यूज्ड के अगेंस्ट आप एनबीडब्ल्यूज इशू कर दीजिए और एनबीडब्ल्यूज इशू कर दिए जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? इनका कहना था कि एक प्रोसीजरल वायलेशन है, सीधा नॉन बेलेबल वारंट्स इशू नहीं किए जा सकते। ये बात सही है। जनरली क्या प्रोसेस है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर चार्जेस लगे हैं जिनका पनिशमेंट 7 साल से कम है तो सीधा एनबीडब्ल्यूज इशू नहीं किए जाते। उसकी अटेंडेंस को या उसके कोऑपरेशन को सीक करने के लिए पहले समन्स इशू होते हैं, राइट। और समन्स इंटीमेशन की तरह एक्ट करते हैं कि आपके अगेंस्ट कोर्ट प्रोसेस इनिशिएट हुआ है और आपके अटेंडेंस और कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, कोर्ट बुलाए तो आ जाइएगा, ठीक है, हियरिंग की डेट एटसेट्रा। समन के डायरेक्शंस को अगर अक्यूज्ड फॉलो ना करे तब बेलेबल वारंट इशू किए जाते हैं। बेलेबल वारंट्स भी अगर अपना काम नहीं कर पाए तब नॉन बेलेबल वारंट्स इशू किए जाते हैं। तो ये एक्सट्रीम मेजर है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में लिया जाता है जब अक्यूज्ड की अटेंडेंस को इंश्योर कर ही नहीं पा रहे, ना कोर्ट कर पा रहा है ना इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी कर पा रही है। मतलब अक्यूज्ड आ ही नहीं रहा कोर्ट में, ना कोर्ट में आ रहा है ना इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा है, केस को स्टैंड स्टिल पे डाल रखा है। अब इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अगर इंटरफेयर होने लगे किसी अक्यूज्ड के नॉन कोऑपरेशन से या फिर उसके इंटरफेरेंस से, तब उसे इस तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है कि वो बेल पे भी बाहर ना जा सके। अब ये आर्टिकल 21 के साथ सीधा कॉन्फ्लिक्ट में आता है, इसीलिए ये हर सिचुएशन में नहीं एक्सरसाइज की जा सकती पावर। इसे तभी इशू किया जाता है, इसे पावर को तभी एक्सरसाइज किया जाता है जब इसके अलावा और कोई रास्ता ना हो कोर्ट के पास। अब यहाँ पे अक्यूज का यही कहना था कि भाई आपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, आपको समन स्टेज पे एनबीडब्ल्यूज को नहीं इशू करना चाहिए था, आपको पहले समन्स इशू करने चाहिए थे। मतलब एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, उसे फॉलो कीजिए। एनबीडब्ल्यू तक पहुंचने का एक रास्ता है, आप सीधा वहां पे जंप कर गए, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। अब कॉमन इश्यूज बोथ केस में क्या थे? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने नोटिस सर्व किया था सेक्शन 35 क्लॉज 3 में, विदाउट प्रॉपर सर्विस ऑन ऑल अक्यूज। मतलब सेलेक्टिवली कुछ लोगों को किया, कुछ लोगों को नहीं किया और इन लोगों को नोटिस सर्व नहीं किया गया था, ठीक है। पिटिशनर्स पे कोई नोटिस नहीं सर्व किया गया। ट्रायल कोर्ट ने एनबीडब्ल्यूज को इशू कर दिया मैंडेटरी सीक्वेंशियल प्रोसीजर फॉलो किए बिना। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस ने इस प्रोसेस को बहुत कई केसेस में क्लैरिफाई किया है कि भाई आप you cannot violate a person's fundamental freedom just like that. You need to follow a process and that is not an option, it's a mandate. In order to ensure कि हाँ हम कुछ गलत नहीं कर रहे, पावर का आर्बिट्ररी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जरूरी है कि हम लॉ में दिया गया प्रोसेस जो कि फेयर है, जस्ट है, रीजनेबल है, उसे फॉलो करें, ठीक है। ट्रायल कोर्ट ने एनबीडब्ल्यूज को इशू कर दिया मैंडेटरी सीक्वेंशियल प्रोसीजर को फॉलो किए बिना। प्रोसिक्यूशन आर्ग्यू कर रहा था कि अक्यूज जो हैं वो अब्सकॉन्ड कर रहे हैं, चार्जशीट जब से फाइल हुई है तब से अब्सकॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए एनबीडब्ल्यूज का इशू जस्टिफाइड है। तो ये प्रोसिक्यूशन का वो था, ग्राउंड था जिसके बेसिस पे उसने सेशंस कोर्ट को अप्रोच किया कि आप एनबीडब्ल्यूज इशू करो और सेशंस कोर्ट मान जाता है और एनबीडब्ल्यूज इशू कर देता है। अब कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस थे? प्रोसीजरल वायलेशन हुआ, बिल्कुल। कोर्ट फाउंड कि ट्रायल कोर्ट फेल टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंशियल प्रोसीजर बिफोर इशूइंग एनबीडब्ल्यूज, noting absence of any material demonstrating that securing the petitioner's presence or custody was essential for investigation processes or purposes, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन सतेंद्र कुमार अंतल वर्सेस सीबीआई में आए थे 2022 में, जहां पे कोर्ट ने एक्सटेंसिवली ये कहा था बहुत प्रॉपर्ली कि भाई कैटेगरी ए ऑफेंसेस जो होते हैं जिनका पनिशमेंट 7 इयर्स या कम है, तो फर्स्ट इंस्टेंस में आप ऑर्डिनरी समन्स इशू करोगे, इंक्लूडिंग परमिटिंग अपीयरेंस थ्रू लॉयर। सीधा मत आओ, लॉयर के थ्रू आ जाओ। सेकंड स्टेप में आप बेलेबल वारंट इशू करोगे फिजिकल अपीयरेंस को सीक करने के लिए, अगर अक्यूज्ड समन्स के
सर्व होने के बावजूद नहीं आता है। तीसरे स्टेप में, फाइनल स्टेप में, आप एनबीडब्ल्यू तभी इशू करोगे जब बेलेबल वारंट इशू करने के बाद भी अक्यूज्ड कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। कैटेगरी बी ऑफेंसेस जिनका पनिशमेंट ज्यादा है, 7 साल से ज्यादा है, या फिर डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, वहां पे बेल एप्लीकेशन मेरिट्स पे डिसाइड होती है, राइट। एनबीडब्ल्यूज उसमें इशू किए जा सकते हैं अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई वो तो ऑफेंस ही नॉन बेलेबल है ना, कॉग्निजेबल है, तो वारंट के बिना ही अरेस्ट हो सकता है, तो यहाँ पे वारंट इशू करना है नहीं, इट्स नॉट रियली अ क्वेश्चन। कैटेगरी सी ऑफेंसेस स्पेशल एक्ट्स जैसे एनडीपीएस हो गया, पीएमएलए हो गया, यूएपीएन लॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इनकी कैटेगरी बी जैसी ही है, तो इसमें वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कंप्लायंस हुआ है, मतलब जैसे अगर व्यक्ति कोऑपरेट कर रहा है, पुलिस डिसाइड करती है बेसिकली, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो इन ऑफेंसेस के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये डिसाइड करती है कि अरेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। इस अथॉरिटी को, इस एंटिटी को भी पावर दे रखी है लॉ ने कि अरेस्ट से मतलब अरेस्ट से रिलेटेड डिसीजंस आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कस्टडी में लेना जरूरी है तो आप ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद भी कस्टडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप मत कस्टडी में लीजिए, ठीक है। तो कैटेगरी बी ऑफेंस है, कैटेगरी सी ऑफेंस मतलब स्पेशल एक्ट, कैटेगरी डी ऑफेंसेस मतलब इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो स्पेशल एक्ट्स में कवर नहीं होते, उन सब में इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास ही होता है डिस्क्रेशन अरेस्ट करने या ना करने का। अगर वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बिना वारंट के उनके पास इतनी पावर है। प्रॉब्लम लाइज विद कैटेगरी ए ऑफेंसेस जहां पे इस प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। जुडिशियल असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स, कोर्ट ने एम्फसाइज किया है कि कोअर्सिव मेजर को इशू करने से पहले मैजिस्ट्रेट को कुछ चीजें एग्जामिन करनी जरूरी हैं। क्या है वो? पहले तो आप मटेरियल को केयरफुली एग्जामिन करो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने प्रोड्यूस किए, फिर उसके बाद नेचर ऑफ प्रोसेस जो इशू हुआ है उसको कंसिडर करो, एलिगेशंस को देखो, एविडेंस जो कलेक्ट हुआ है उसको एग्जामिन करो, उसके बाद एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल असेसमेंट करिए ताकि आप अक्यूज की कस्टडी को जस्टिफाई कर सके और ये समझ सके वो कितना नेसेसरी है। उसके बाद अगर आपको लगता है कस्टडी नेसेसरी है तो रीजंस को रिकॉर्ड करिए और फिर वारंट इशू कीजिए, समन इशू कीजिए, मतलब जो भी स्टेप आपको लगता है लेना चाहिए उसको आप ले लीजिए। कोर्ट के डायरेक्शन इमीडिएट रिलीफ इम्प्यूग्ड ऑर्डर को सेट असाइड किया गया फॉर नॉन अडियरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। पेटिशनर्स obligation directed to appear in person before the trial court on or before next adjournment date, file appropriate petition। ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दिए गए कि भाई एनबीडब्ल्यूज को रिकॉल कीजिए और लॉ जो कहता है वैसे आगे बढ़िए। प्रोसीजरल एम्फेसिस reiterated that NBWs should be issued as a measure of last resort solely for securing the presence of the accused। नॉन बेलेबल वारंट क्या है? वर्ड से ही समझ आ जाता है क्या है। नॉन बेलेबल वारंट एक जुडिशियल डायरेक्टिव होता है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ऑथराइज करता है कि वो एक व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे, कोर्ट के सामने लेकर आए और वो व्यक्ति इमीडिएट बेल ना पा सके, उस व्यक्ति के पास इमीडिएट बेल पाने का ऑप्शन ना हो। अगर एक नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाता है तो अरेस्टेड इंडिविजुअल को बेल पे रिलीज नहीं किया जा सकता। इंस्टेड बेल सिर्फ कोर्ट में फाइल की जा सकती है और कोर्ट स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करने के बाद अपने डिस्क्रेशन पे डिसाइड करेगा कि बेल देनी है या नहीं, बिल्कुल जैसे नॉन बेलेबल केसेस में चलता है। इशुएंस ऑफ नॉन बेलेबल वारंट्स टिपिकली उन केसेस में रिजर्व किया जाता है जो सीरियस है, जहां पे अक्यूज रिपीटेडली कोर्ट में नहीं आ रहा, वेरियस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के बाद भी कोर्ट में उसकी प्रेजेंस को इंश्योर नहीं किया जा रहा है और कोर्ट सैटिस्फाई हो गया है रीजनेबल ग्राउंड्स पे कि भाई अगर ये व्यक्ति जल्दी ही कोर्ट में नहीं बुलाया गया तो ये प्रोसीडिंग्स के साथ, एविडेंस के साथ, विटनेसेस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। सेक्शन 73 सीआरपीसी का गवर्न्स द फॉर्म ऑफ वारंट्स ऑफ अरेस्ट, व्हाइल सेक्शन 72, 4, 5, 6, 8 एंड 80 प्रोवाइड प्रोसीजरल फ्रेमवर्क फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट्स। अब तो खैर सेक्शंस चेंज हो चुके हैं, ठीक है। एज एस्टैब्लिश्ड इन स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस जेसी सल्ताना, नॉन बेलेबल वारंट नहीं इशू किए जा सकते रूटीनली या मैकेनिकली, लेकिन जब तक जुडिशियल कंसिडरेशन
अगर जुडिशियल कंसिडरेशन पे या फिर नेसेसरी मटेरियल को असेस करके कोर्ट को लगता है कि हाँ इन्हें इशू करना जरूरी है तो जुडिशरी ऐसा कर सकती है। पावर एक्सरसाइज करने की मनाही नहीं है, लेकिन पावर को बहुत केयरफुली एक्सरसाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये था केस, काफी इंटरेस्टिंग केस है। आप इसको आर्टिकल 21 में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और जिस पर्टिकुलर टॉपिक से ये रिलेट करता है प्रोसीजरल कंप्लायंस, उसमें तो आप सीधा ही इसको डाल सकते हैं। अब हम आते हैं अगले केस पर, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडजुडिकेशन डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस वर्सेस सुरेश कुमार एंड कंपनी। अभी सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या हुआ कि रिस्पोंडेंट्स, मल्टीपल रिस्पोंडेंट्स है, ये इंपोर्टेड फूड आइटम्स फूड आइटम्स को इंपोर्ट करके दिल्ली और मुंबई में बेचते थे। ठीक है, ब्रांडेड फूड आइटम्स को। अब डीआरआई मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एलिज किया कि ये लोग क्या करते हैं, अंडरस्टेट करते हैं इन इंपोर्टेड आइटम्स के एक्चुअल रिटेल प्राइस या एमआरपी को, मैक्सिमम रिटेल प्राइस को, जिससे कि इन्हें कस्टम ड्यूटी कम देनी पड़े। ठीक है, अब ये बिल्स ऑफ एंट्री में जब बिल्स ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तो उसका रिटेल प्राइस या एमआरपी है उसे अंडर डिक्लेयर करते हैं, जिसकी वजह से कस्टम्स ड्यूटीज को बचा जाते हैं। डीआरआई ने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की, रेड भी करवा दी इनके बिजनेसेस पे, रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज हो गए, लैपटॉप सीज हो गए, हार्ड ड्राइव सीज हो गई। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वाकई अंडरस्टेटिंग की गई है। दे फाउंड द एविडेंस ऑफ अंडरस्टेटिंग कि कस्टम ड्यूटी का शॉर्ट पेमेंट हुआ है, मिस डिक्लेरेशन हुआ है एक्चुअल सेलिंग प्राइस का, और एक शो कॉज नोटिस इनके खिलाफ इशू कर दिया गया। डिफरेंशियल ड्यूटीज मांगी गई। रिस्पोंडेंट 1 पे कुछ 9 करोड़ की ड्यूटी लगी और रिस्पोंडेंट 2 पे कुछ 2 लाख की ड्यूटी लगी, समथिंग, मतलब एक पे लगी है 9 करोड़ 24 लाख, एक पे लगी है 9,83,000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। एडीजी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जनरल ने इन डिमांड्स को कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब ये ट्राइब्यूनल में जाते हैं, CESTAT में जाते हैं इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। ठीक है, इनकी अपील अलाउ कर दी गई और एक टेक्निकलिटी पर इनके जो ऑर्डर्स आए थे, ये जो ऑर्डर्स थे, शो कॉज नोटिस और ये डिमांड जो थी, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, सेट असाइड कर दिया गया। क्या थी वो कमी? बेसिकली जब मटेरियल सीज हुआ, लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव्स, तो कोर्ट में इस एविडेंस को प्रेजेंट करने के लिए इन्होंने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया। अब ये कस्टम्स एक्ट का एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कस्टम्स एक्ट सेक्शन 138C क्लॉज 4 कस्टम्स एक्ट 1962 ये डिमांड करता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सबमिट कर रहे हो तो उसको सर्टिफिकेट के साथ देना पड़ेगा उसकी ऑथेंटिसिटी गारंटी करने के लिए। इट इज एक्चुअली सिमिलर टू व्हाट 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब नया सेक्शन हो गया ऑब्वियसली। तो सर्टिफिकेट होता है ताकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ऑथेंटिसिटी या जेन्युइननेस को गारंटी किया जा सके कोर्ट में। अगर सर्टिफिकेट के बिना आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एडमिसिबल नहीं होता इन यूजुअल सर्कमस्टेंसेस। अब इस केस में सर्टिफिकेट के साथ नहीं दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और ट्राइब्यूनल ने इसी बेसिस पे कि सर्टिफिकेट तो आया ही नहीं, तो जिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे आप इतना हेफ्टी फाइन पेनल्टी लगा रहे हैं वो एविडेंस ही एडमिसिबल नहीं है, पूरा ट्रायल, पूरा प्रोसिक्यूशन एडमिसिबल, वो इरेगुलर है, हटा दो सब। अब डीआरआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। अब कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि भाई ट्राइब्यूनल से गलती हुई है। उन्होंने पहले तो अपील ही क्यों अलाउ कर दी कस्टम्स एक्ट में, और जब अपील अलाउ कर दी तो फिर इन्होंने ऑर्डर को सेट असाइड कैसे किया। कोर्ट ऑब्जर्व, देखो मैंने तुम्हें बताया कि सेक्शन 138C क्लॉज 4 कस्टम एक्ट इज पैरी मटीरियल टू सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हालांकि सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए, लेकिन कोर्ट ने 2 लीगल मैक्सिम्स को अप्लाई किया है, इम्पोटेंशिया एक्सक्यूजेट लेगम एंड लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया। मतलब लॉ डज नॉट कंपेल इम्पॉसिबल एक्ट्स, ठीक है, और लॉ एक्सक्यूजेस इम्पॉसिबिलिटी। तो अगर कोई इम्पॉसिबल एक्ट है उसके परफॉर्मेंस को लॉ कंपेल नहीं करता। कोर्ट का कहना था कि अगर सर्टिफिकेट का इशुएंस या सर्टिफिकेट का प्रोक्योरमेंट इम्प्रैक्टिकल है, डिफिकल्ट है, केस में एक
अननेसेसरी डीले को इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आप उसको प्रोड्यूस किए बिना भी उस एविडेंस को एडमिसिबल डिक्लेयर या फिर एडमिसिबल प्रूव कर सकते हैं बाय अदर कोरॉबरेटिंग एविडेंसेस। मतलब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसकी जेन्युइननेस को शो करने के लिए, लेकिन आपके पास दूसरा एविडेंस है जो आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इकट्ठा किया, जो उस एविडेंस की जेन्युइननेस को सिग्निफिकेंटली प्रूव कर देता है कि वो सही एविडेंस है। ठीक है, अब डीआरआई ने भले ही सर्टिफिकेट शो नहीं किया, लेकिन डीआरआई के पास अपने बहुत सारे एविडेंसेस थे, जैसे उनका पूरा स्टेटमेंट, दोनों रेस्पोंडेंट्स का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सबमिट हुआ है, वो जो लैपटॉप थे वो यूजुअल बिजनेसेस के थे, ओरिजिनल लैपटॉप से डेटा को प्रोक्योर किया गया है, सब कुछ हर एक पेज पे रिस्पोंडेंट्स का साइन है, राइट। सो दे एक्चुअली हैड अदर एविडेंस टू प्रूव दैट द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दैट शोज अंडर स्टेटमेंट ऑफ द एमआरपी एंड एवरीथिंग इज इन फैक्ट जेन्युइन। ठीक है, कोर्ट ने होल्ड किया कि नॉन कंप्लायंस इस सर्टिफिकेट का इन स्ट्रिक्ट सेंस जरूरी नहीं है। रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर 108 कस्टम्स एक्ट could constitute due compliance with section 138C। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंपनी डायरेक्टर्स की प्रेजेंस में कलेक्ट किए गए थे, जिन्होंने हर पेज पे साइन किया प्रिंट आउट्स के, और एक्नॉलेज किया कि भाई उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो सारे अनरिट्रैक्टेड हैं, एंड दे confirmed the authenticity of the statements made during the investigation process। रिस्पोंडेंट्स ने रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी को कंफर्म किया, अपनी प्रेजेंस को कंफर्म किया जब प्रिंटिंग प्रोसेस हो रही थी, जब हार्ड ड्राइव्स को सीज किया जा रहा था, तो वो सब कुछ उनकी प्रेजेंस में हुआ। वो ओरिजिनल हार्ड ड्राइव्स थे, उनमें जो डेटा था वो बिजनेस का डेटा था, उसमें कुछ टेम्परिंग नहीं हुई थी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, वो वैसा जैसे कलेक्ट किया गया था वैसा ही प्रोड्यूस कर दिया गया। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स लिए गए जो शुरू से लेकर एंड तक अनरिट्रैक्टेड थे। नोबडी रिट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट एंड एवरी पेज दैट कंटेन्ड सच स्टेटमेंट्स वाज इन फैक्ट साइंड बाय द रिस्पोंडेंट्स। अब इससे ज्यादा जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूव करोगे आप, राइट? इसीलिए कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को इलीगल या इरेगुलर डिक्लेयर नहीं किया, और डीआरआई का जो ऑर्डर आया था फाइनल पेनल्टी वगैरह का, उसको कंफर्म कर दिया और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता क्या है? इट हैज बिकम फंडामेंटल टू मॉडर्न लीगल प्रोसीडिंग्स नेसेसिटेटिंग रोबस्ट स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क्स फॉर एडमिसिबिलिटी एंड ऑथेंटिकेशन। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 65A एंड 65B गवर्न करते थे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, रिक्वायरिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद सर्टिफिकेट प्रोविजंस अंडर सेक्शन 65B क्लॉज 4। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे आ जाते हैं, क्योंकि उसने हमारे पूरे एविडेंस लॉ को मॉडर्नाइज कर दिया है, जैसे कि जरूरत भी थी। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता थ्रू सेक्शन 62 एंड 63 हैज मॉडर्नाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। सेक्शन 63 expand the scope beyond traditional computers to include communication devices, semiconductor memory storage. New framework recognizes electronic records stored in multiple formats and locations as primary evidence, addressing contemporary digital practices like cloud, network-based systems, etc. की इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं, डेफिनेशंस को ब्रॉड किया गया है, जिसमें से कम्युनिकेशन डिवाइस, मल्टीपल स्टोरेज फॉर्मेट्स, स्टैंडर्डाइज्ड सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट सब को इंक्लूड किया गया है विद एक्सपर्ट वैलिडेशन। बीएसए मैंडेट करता है सर्टिफिकेट्स इन प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल फॉर्मेट विद डुअल वेरिफिकेशन। पार्ट ए कंप्लीटेड बाय प्रोड्यूसिंग पार्टी, पार्ट बी बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स। मतलब दोनों के ऊपर एक प्रोसीजरल कंप्लायंस का मैंडेट लगाया गया है, लेकिन फिर भी इट स्टिल रिमेन्स चैलेंजिंग, क्योंकि कुछ अनडिफाइंड टर्म्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वो पोटेंशियल एम्बिग्युइटीज क्रिएट कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सब्सटैंशियल कंप्लायंस प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड इन अर्जुन पंडितराव खोटकर एंड स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स अंडर द न्यू फ्रेमवर्क रिक्वायर्स जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जैसे कोर्ट ने इसमें तो बता दिया कि चलो सर्टिफिकेट के साथ एक स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जरूरी नहीं है, अगर अदरवाइज आपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ऑथेंटिसिटी जेन्युइननेस को प्रूव कर दिया है, बट इट कैन नॉट बी गारंटीड इन एवरी केस, राइट? इस केस में मामला बड़ा था, पेनल्टीज हाई थी, तो इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने एक लीवे प्रोवाइड कर दिया, बट cannot adopt the same mechanism, the same mindset in every case. They have to come up with something more uniform that, caters to every set of circumstances.
अब सेक्शन 138C कस्टम्स एक्ट का क्या है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एविडेंस का जो सेक्शन है उसे आप डिटेल में जरूर पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।